मैं मेरी पूछती सुन बेटी मेरी है, ऐसे क्यों मुड़ी जाई रे। शाबाश। पहाड़ों वाली चोटी से मोर जो बोले रे, आँखों की निंदिया उड़ाई रे। दिन जब आता है चंदा जाता है, तारों को भी जाता है। खुशी 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 खुशी। नमस्कार, मैं एसीपी अभिमन्यु चिंतन, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे देश में स्कूल और परिवार में शुरू से ही बच्चों को यह सिखाया जाता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आजकल बच्चों के साथ जितने बुरे बुरे अपराध हो रहे हैं, उससे सवाल हम पर और कानून व्यवस्था पर भी उठते हैं। लेकिन जब इन सवालों के जवाब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में ढूंढते हैं तो हैरान हम भी होते हैं और आप भी। आज का यह केस एक ऐसी मासूम बच्ची खुशी से जुड़ा है जिसकी खुशियों पर एक अपराध ने दस्तक दी। एक ऐसी दस्तक जो हिमाचल प्रदेश के एक शहर सोलन में भूचाल बनकर सामने आने वाली थी। खुशी, खुशी उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। छोटी अम्मी, ऐसे नहीं उठेगी वो, अब्बू की लाडली है, उनसे ही उठेगी। अजय सुनते हो? हाँ आपकी लाडली बेटी उठ नहीं रही है, जाके उसे उठाइए। हाँ आता हूँ। जल्दी आइए, तो स्कूल के लिए देरी हो रही है। आया। फरीद, आज बहुत देर हो गई उठने में और समीर के स्कूल की ड्रेस भी इस्त्री करनी बाकी है। कोई बात नहीं आपा, मैं इस्त्री कर दूंगी। और हाँ, नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ। तुम पूरे घर को कितने अच्छे से संभालती हो। हाँ, मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और जाके अपनी लाडली को उठाइए। जो हुकुम बेगम साहिबा। खुशी, ओ खुशी। अच्छा, हो। इसका मतलब खुशी की नींद खुल गई है पर आंखें नहीं खुली अब तक। अभी तुझे उठाने के लिए गुदगुदी को बुलाना पड़ेगा। ये लोग, गुदगुदी की ट्रेन आ गई, दौड़ने लगी। अब्बू की प्यारी शहजादी नाम जिसका। हाय अल्लाह, मैंने आपको इसको उठाने के लिए भेजा था या सुलाने के लिए? अरे वही कर। चलो खुशी, उठ जाओ, देर हो रही है स्कूल के लिए। देखो, फिर से इसका नाटक चालू हो गया। आप तो दोनों आंखें खोल दो मेरी माँ। चलो उठो। अभी इस वाले आँख में थोड़ी नींद बच्ची है। हाँ, हंसो हंसो। जब इसकी शादी होगी ना, तब आपसे पूछूंगी कि इसकी शादी से गोद में बिठाती है या फिर चूल्हा चौका कराती है। अरे अगले 10-12 साल तक बाप बेटी की जोड़ी नहीं टूटने वाली, और जब इसका जोड़ीदार आएगा तब देख लेंगे। अरे जाओ जाओ भाई, जल्दी उठाओ, देर हो रही है स्कूल के लिए। अपनी अम्मी को इतना सताती क्यों? अरे अभी तो खोल दे आँख। लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल? तब तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि आपको मुझे गोद में उठाना पड़ेगा। मैं अब्बू नहीं हूँ जो तुझे गोद में उठाया फिरूंगा। चल चुपचाप। भाईजान, देखो टेम्पो आ रहा है।
जाना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं पहली बार जा रही हूँ। रोज काम पर जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही है अकेले अकेले? रेवत गांव, मेरे दोस्त रोहित के घर, आज उसका जन्मदिन है। चल मैं तुझे गांव के छोर तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद तो खुद चली जाना। अरे चिंता मत कर, पैसा नहीं मांगूंगा। आजा। हाँ फरीन बोलो। सुनिए जी, खुशी कहीं मिल नहीं रही है। कहीं मिल नहीं रही मतलब? कहाँ गई खुशी? दोपहर को बोल के गई थी कि रोहित के घर जा रही हूँ। अम्मी, अम्मी, आज रोहित के घर पार्टी है, आज उसका जन्मदिन है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन अकेले कैसे जाओगी? मुझे मत दे, आज मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। ज्यादा भाव मत खा भाईजान, मुझे रास्ता पता है, मैं अकेले जा सकती हूँ। नहीं नहीं खुशी, अकेले नहीं जाना। अम्मी प्लीज जान दो ना। नहीं खुशी। मेरी अच्छी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप तो कितनी अच्छी ना, प्लीज जान दो ना। अच्छी अम्मी, अच्छा please, मेरी please। माँ, 5 बजे तक घर आ जाना। लेकिन ठीक है, थैंक यू अम्मी। ये जब 5 बजे वो घर नहीं लौटी तो मैंने रोहित के घर फोन किया था, तो उसकी मम्मी बोली कि खुशी यहाँ आई नहीं। ठीक है तुम लोग उसे ढूंढो, मैं बस आता हूँ। पापा, खुशी का कुछ पता चला? नहीं फरीन, हमने रोहित के घर तक का पूरा रास्ता छान मारा, रोहित के घर भी जाकर आए, लेकिन खुशी का कुछ पता नहीं चला। अल्लाह, मेरी खुशी। खुशी, 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 ए खुशी, 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 खुशी 2 बजे के करीब निकली थी घर से। उस समय मैं और समीर घर पर ही थे। वैसे खुशी गई कहाँ थी? अपने दोस्त रोहित के घर, बोल रही थी उसकी बर्थडे पार्टी है, लेकिन मैंने रोहित के घर फोन किया तो उसकी मम्मी ने बोला कि खुशी यहाँ आई नहीं। हमने जंगल में भी जाकर उसे ढूंढा साहब, लेकिन हमें हमारी खुशी कहीं नहीं मिली। आप जल्दी कुछ कीजिए साहब, वो सिर्फ 9 साल की है और कल दोपहर से गायब है। गफूर, खुशी अगर रास्ता भटकती तो अब तक मिल जाती। शायद उसे किसी ने अगवा किया।
क्या कोई ऐसा है जो ऐसी हरकत कर सकता है? किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, किसी पे कोई शक? नहीं साहब, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। गफूर एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है, तो फिरौती के लिए किडनैपिंग के चांसेस काफी कम है। गफूर और उसकी फैमिली के सभी लोगों की डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है उनका किसी के साथ कोई इशू हो, जिन्होंने खुशी को अगवा किया। एक काम करो, 2 सर्च टीम तैयार करो। एक टीम गांव के घरों की तलाशी लेगी और दूसरी जंगल की। और पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करो कि गांव के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर चेकिंग करें। खुशी को गायब हुए 15 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। आई होप कि उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हुआ। तब तक मैं खुशी के दोस्त रोहित से बात करता हूँ। ओके सर। रोहित बेटा, क्या सच में कल खुशी तुम्हारे घर नहीं आई थी? नहीं अंकल, कल खुशी नहीं आई थी। उसे तो मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो पक्का आएगी। देखना, मैं बड़ी होकर सिंगर बनूंगी। अच्छा, तो आज मेरे बर्थडे पार्टी में तुझे सिंगिंग करना। ठीक है, पर मैं बर्थडे वाला गाना नहीं गाऊंगी, मैं मेरे अब्बू वाला गाना गाऊंगी। अम्मा मेरी पूछती सुनो मेरी बेटी है। बस बस बस, अभी नहीं, शाम को बर्थडे पार्टी में गाना। ठीक है। मैंने बहुत मिस किया कल खुशी को, लेकिन वो आई ही नहीं। जब खुशी की बड़ी अम्मी नीलोफर आंटी आई थी, उनको भी मैंने यही बताया था। सब गफूर भाई के परिवार से ज्यादा बातचीत नहीं हमारी, और मैं तो अपने बच्चों को खुशी के साथ खेलने भी नहीं देती। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब उन्होंने 2-2 शादियां की है और दोनों बीवियों को एक साथ रखते हैं। कल को हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि उनकी दूसरी अम्मी कहाँ है, तो बच्चों पे गलत असर पड़ेगा ना, इसलिए हम खुशी के साथ नहीं खेलने देते अब बच्चों को। सर, एक आदमी ने खुशी को सोनू नाम के टेम्पो ड्राइवर के साथ जाते देखा था। हमें उसका टेम्पो मिला है। उसका टेम्पो जब्त करो और उसकी फॉरेंसिक जांच करवाओ। सर मैंने खुशी की फैमिली के बारे में पता किया। फैमिली में रिश्ते थोड़े अटपटे हैं। गफूर की 2 बीवियां हैं, पहली नीलोफर, दूसरी फरीन। सर नीलोफर से एक बेटा है समीर और फरीन की बेटी है खुशी। क्या दोनों बीवियों की आपस में बनती नहीं है? एकदम उल्टा सुनने को मिला सर। दोनों काफी मिलजुल के रहती हैं। फरीन घर का सारा कामकाज संभालती है और नीलोफर सिलाई का काम करके पैसे कमाती है। और सर पता चला है कि गफूर का एक बड़ा भाई है जमील। सर इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। सर गफूर की दूसरी शादी से उसका बड़ा भाई जमील काफी नाराज था। दोनों भाइयों में बातचीत भी बनती और कल से जमील शहर में भी नहीं है। तो फिर कहाँ है? सर जमील से फोन पे बात हुई, उसने बताया कि वो चंडीगढ़ में है। सर जमील भी गफूर की तरह टैक्सी चलाता है। बोला टूर पे है, 3 दिन बाद वापस लौटेगा। अभी एक काम करो, जमील और गफूर की दोनों बीवियों के आपस के तालमेल को समझो। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है कि सोनू नाम का टेम्पो ड्राइवर आखिर है कहां, क्योंकि आखिरी बार खुशी उसी के साथ दिखी गई। सोनू गायब है, मतलब पक्का उसने कुछ किया है। उसका फोन नंबर सर्वेलेंस पे डालो तुरंत। ओके सर। टेम्पो ड्राइवर सोनू खुशी मिसिंग केस का प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आया, लेकिन ऐसे इस केस में कई सोनू और मोनू थे और खुशी मिसिंग केस का मुद्दा मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी छाने वाला था। खुशी को ढूंढने में पुलिस अब तक असफल है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हमारी खुशी वापस लो। सर, आप खुशी को ढूंढने के लिए मीडिया और जनता पुलिस का प्रेशर बढ़ा रहे थे और काफी कोशिशों के बाद खुशी को ढूंढ लिया गया, लेकिन जिस हाल में वो मिली उससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला था।
चेली का खेला है। एक 9 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत की गई, अगर उसे शब्दों में बयां किया जाए तो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्ची ने जो सहा होगा वो इतना असहनीय है कि इस बर्बरता को हमारा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खुशी का परिवार, जनता और मीडिया बार बार खुशी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया और इस केस की अगुवाई मुझे सौंपी गई। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। सिर्फ 9 साल की थी खुशी, किसी ब्लंट या धारदार चीज से बच्ची का सर खोल दिया गया और इतना सब करके भी जब कातिल का दिल नहीं भरा तो उसने बच्ची की दोनों आंखें कुरेद के बाहर निकाली। उसकी आंखें देखते ही सबको प्यार आ जाता था। कौन होगा वो वैशी जिसने मेरी अम्मी, पानी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा पानी डालो ना। क्या खुशी, गुनगुना पानी तो है, ज्यादा ठंडे पानी से नहाओगी तो सर्दी लग जाएगी। पर अम्मी, इतने गर्म पानी से नहाऊंगी तो जल जाऊंगी। मेरी बच्ची तो गुनगुने पानी से बिगड़ती थी, उसे उन लोगों ने तेजाब से नहला दिया। सरासर तरस नहीं आया उन्हें। खुशी जरूर किसी दुश्मनी का शिकार हुई है। वो टेम्पो ड्राइवर सोनू, जो खुशी की हत्या के बाद से अपना मोबाइल फोन बंद करके गायब है, उसका कोई मोटिव? सोनू पहले भी चोरी के केस में अंदर हो चुका है, पर उसका कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा सर, क्योंकि खुशी के पिता सोनू को जानते तक नहीं। सोनू के टेम्पो की फॉरेंसिक जांच की, पर उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला और न ही क्राइम सीन पर कोई मर्डर वेपन या ऐसा कुछ मिला जो कातिल के अगेंस्ट एविडेंस बन सके। खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। वाई? प्रेशर बढ़ाओ। पहला फेसी में तो ये लग रहा है कि खुशी का मर्डर बदला लेने के लिए किया गया है। खुशी के फादर सोनू को नहीं जानते, पर हो सकता है उनका कोई दुश्मन सोनू को जानता हो। लेकिन सर गफूर के मुताबिक उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बदले का गोश्त ठंडा करके खाया जाता है ओमकार, शायद कोई बहुत पुरानी दुश्मनी हो सकता है सर। गफूर की उसके बड़े भाई जमील से बिल्कुल नहीं बनती थी, इस बात को पूरा गांव जानता है। जमील, बुलाओ जमील को, शुरुआत उसी से करते हैं। साहब, आपको लगता है उस बच्ची के साथ मैंने किया ये सब, अपनी भतीजी के साथ? कभी भतीजी माना था उसे? आपको अपने भाई गफूर के साथ क्या फसाद है? हमारे फसाद की जड़ है गफूर की दूसरी बीवी फरहीन। 10 साल हुए साहब, उसने जो कुछ किया भूला नहीं हूं मैं। हम पहाड़ी हैं साहब, और वो फरहीन, उसकी तो जात का भी पता नहीं है किसी को। उसने गफूर को फुसलाकर उससे शादी कर ली। ना जाने क्या जादू किया, गफूर की पहली बीवी नीलोफर और उसके बेटे समीर को भी अपने साथ कर लिया। वो हमारे कुनबे के लायक नहीं थी, नस्ल खराब करके रख दी हमारी। मतलब मां की रंजिश बेटी से निकाली, सर खोल दिया उसका, आंखें नोच डाली। इतनी नफरत भरी है तुम्हारे अंदर। साहब, ये आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो उस वक्त यहाँ था भी नहीं। और अब कहीं जाना भी मत, यहीं गांव में रहना, नहीं तो अगला टूर जेल का करोगे, समझे? निकलो अब। खुशी, एक अरे कहाँ गई ये लड़की? यहाँ क्या कर रही हैं? भूत से चुप रहो, एक बच्चा भूत है। अरे भूत कुछ नहीं होता। उस बच्चे के भूत को भी उसके अबू यही कहते होंगे ना कि इंसान से कुछ नहीं होता।
सर मैंने सोनू के मोबाइल का IMEI नंबर सर्वेलेंस पे डाला था। उसने अपने मोबाइल में एक नया सिम कार्ड डाला है। उसकी लोकेशन कालका की है, वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। गुड। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। माना मैंने बच्ची को लिफ्ट दी थी, लेकिन वो गांव के छोर पे उतर गई थी। जब मुझे पता चला कि वो बच्ची गायब हो गई है तो मैं डर गया था साहब। मुझे लगा सब मुझ पे शक करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी जेल जा चुका हूं और खुशी को आखिरी बार मेरे साथ देखा गया था, इसलिए डर के भाग गया था साहब। सोनू अपने बयान पर कायम था और हम जमील और सोनू का आपसी कनेक्शन पता कर रहे थे। खुशी के पेरेंट्स से मिलने से पहले मैं क्राइम सीन को फिर से स्कैन करना चाहता था। इस जगह से खुशी का गांव कितनी दूर होगा? ये इलाका टेकरी गांव में आता है और खुशी बरौनी गांव की रहने वाली है। तो अब अगर यहां से पैदल चलना शुरू करें तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा उसके गांव तक पहुंचने में। खुशी उस शाम को रेवाड़ गांव जा रही थी अपने क्लासमेट रोहित के घर। ओमकार, इस जगह से तीनों गांव के डायरेक्शन में सारे एरिया स्कैन करो। जो जो घर, दुकान, खेत रास्ते में पड़ते हैं, सब जगह पर फिर से एक बार पूछताछ करो। क्राइम सीन का सारा रेडियस खंगाल डालो। शायद कोई गवाह, मर्डर वेपन या ऐसा क्लू मिल जाए जो हमें खुशी के किलर की लीड दे। ओके? मैं जानता हूं पहले भी ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है जो खुशी के साथ हुई इस बेरहमी की वजह बनी हो? समीर बेटा, हमें पता चला है आप और खुशी सोनू के टेम्पो से अक्सर स्कूल आते जाते थे। कभी सोनू की कोई बात आपको बुरी लगी हो, उसकी कोई हरकत जो आपको ठीक ना लगी हो? या स्कूल आते जाते कोई भी ऐसा इंसान जिसकी आपको कोई भी बात बुरी लगी हो, कुछ ठीक ना लगा हो? समीर बेटा, आप मुझे बताइए, कौन है वो, क्या नाम है उनका? अबे अपने सीनियर से जुबान लड़ाता है, लगता है इसकी हवा भर गई है। चल इसकी हवा निकालते हैं। चल देखते हैं इसको भी। क्या बोला? हट डरपोक साले, बच्चों को डराता है। डरपोक किसको बोला बे? डरपोक किसको बोला? डरपोक किसको बोला? इसका बदला ना जरूर लूंगा मैं। सिद्धार्थ और वरुण। सिद्धार्थ, वरुण, नो डाउट तुम्हारी उम्र में गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, पर खुशी के साथ जो हुआ वो गुनाह है। अगर तुम लोग कुछ भी इस बारे में जानते हो, कुछ भी, तो बेटा ये सही वक्त है बताने का। सर हम मानते हैं उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन हमने खुशी का कुछ भी नहीं किया। सर बच्चे हैं, ये शरारत में किसी के साथ हाथापाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं किसी का मर्डर किया इन्होंने, और वो भी इतनी बुरी तरह से। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? सिद्धार्थ और वरुण जैसे माइनर बच्चों पर हमारा शक करना आपको अतिशयोक्ति लग सकता है, पर हमने अपने करियर में कई केसेस ऐसे देखे हैं जहां बच्चों ने भी हमें हैरान किया है। और यह अपराध सिर्फ खुशी की ब्रूटल हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आप भी थी और भी ज्यादा भयानक थी। रेप खुशी के साथ? हाँ गफूर, और कोई एक नहीं था, गैंग रेप हुआ था।
गफूर, क्या अभी भी आपको किसी पर शक नहीं है? देखो, जो खुशी के साथ हुआ वो आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब कुछ बताइए ना इन्हें। वो आपका भाई है तो क्या हुआ, बताइए इन्हें। आपको उनके भाई जमील पर शक है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैं तो शहर में भी नहीं था साहब। तू शहर में नहीं था तो तूने सोनू से करवाया होगा। अब तू ये बोल, सोनू के साथ कौन कौन मौजूद है? मैं किसी सोनू को नहीं जानता साहब। माना तू जमीन को नहीं जानता, लेकिन एक बच्ची पर गंदी नियत थी तेरी। अपने गुनाह को छिपाने के लिए ही इतनी बुरी तरह से मारा तूने उसको, है ना? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर मुझे दुश्मनी निकालनी होती तो मैं फरीन से निकालता साहब, जिसने मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया साहब। मेरा भाई से अलग कर दिया। तेरे कहने का मतलब यह है कि तू फरीन का रेप कर सकता था। अगर तू फरीन का रेप कर सकता था तो उसकी बेटी का क्यों नहीं? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। खुशी की बॉडी पर एसिड इसलिए डाला गया होगा ताकि सीमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन फिर भी खुशी की बॉडी पर सीमेंट के ट्रेसेस मिले, वो भी एक नहीं, तीन लोगों। इन दोनों का डीएनए ले लो। अगर किसी एक का भी मैच हुआ तो बाकी दो तक पहुंचना आसान हो। हम अपने शक की पुष्टि करने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे, और क्राइम सीन के पास की गई छानबीन और पूछताछ भी धीरे धीरे रंग ला रही थी। जमील और सोनू ही नहीं, ये काम सूद भी तो कर सकता है। उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? देखिए, बात चाहे कितनी भी पुरानी हो, लेकिन घाव देने वाले अक्सर झटका देते हैं। ये ब्रेसलेट क्राइम सीन से 200 मीटर की दूरी पर मिला है। पहले नजर में नहीं आया था सर, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि ये क्राइम होने के बाद के दिनों में किसी का गिरा या क्राइम करते वक्त ही किसी का गिर गया। इसका साइज देखकर तो यही लग रहा है कि इसे कोई हट्टी कट्टी कलाई वाला ही पहनता था। अगर इस ब्रेसलेट में कोई बाल या चमड़ी का टुकड़ा मिल जाता है तो उससे भी डीएनए मैच हो सकता है। एक काम करो, इस ब्रेसलेट का साइज और फोटो लेकर इसे फोरेंसिक के लिए भेज दो, और खुशी के परिवार वालों को भी दिखाओ, शायद वो बता सके इसे कौन पहनता। इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं आप? शायद कभी किसी की कलाई पे बंधे देखो। खुशी की फैमिली ने ब्रेसलेट को आइडेंटिफाई नहीं किया। अब देखते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट में क्या आता है। आसपास के सुनारो ज्वेलरी शॉप पर भी पता करो, शायद वहां से पता चल सके कि ये ब्रेसलेट किसे और कहां से बेचा गया। हेलो सर, जिस जंगल में खुशी का गैंगरेप पर मर्डर हुआ था, वहां अक्सर रेवड़ी गांव के कुछ लड़के आकर नशा करते हैं। तो बिल्लू, पिंटू और कुंदन तीनों लड़कों के नाम है। सर, इन लड़कों के घर वाले नहीं, पूरे गांव वाले इनकी नशे की आदत से तंग आ चुके हैं। सर, एक नंबर के बिगड़ैल और जवारी हैं तीनों। खुशी की बॉडी पर भी 3 लोगों का डीएनए मिला था। उठा लो तीनों को। हमने कुछ नहीं किया था, हमने कुछ नहीं किया था। इन लोगों ने अब तक कुछ नहीं कबूला सर। 2 मिनट देता हूं, अगर सच नहीं बोला तो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, जिंदगी भर रेंगते रहोगे। विनायक, इनकी चीखें मुझे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। बिल्लू, पिंटू और कुंदन अपना गुनाह नहीं कबूल कर रहे थे, और खुशी के स्कूल के बच्चों से लेकर उस जंगल से गुजरने वाले हर एक इंसान, जंगल में लकड़ी काटने वाले, हिस्ट्री शीटर्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स, सबके डीएनए लिए जा रहे थे। और साथ ही साथ हम उस ब्रेसलेट से भी खुशी के अपराधी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक और स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट हमारी लिस्ट में जुड़ा। सर, जिस जंगल में खुशी की लाश मिली थी, वहीं पास के गांव में एक पंकज सूद नाम का आदमी रहता है। पेशे से जौहरी है। ब्रेसलेट से क्या कनेक्शन बनता है उसका? सर, ब्रेसलेट से तो नहीं, लेकिन पता चला है कि पंकज सूद लोगों को पैसा सूद पे देता है।
गफूर के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है इसकी। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और बात मरने मारने तक आ गई थी। अगर ऐसा है तो गफूर ने उस पर शक क्यों नहीं जताया? गफूर और पंकज सूद को साथ में बुलाते हैं, अलग अलग बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर देखते हैं सच में से कितना झूठ निकलता है। सर गफूर ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। पहले तो वक्त पर ब्याज दिया करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने ब्याज देना बंद कर दिया और कर्ज की रकम लौटाने को भी तैयार नहीं था। मैं उसकी पाई पाई लौटाना चाहता था साहब, और जहां तक हो सका मैंने ब्याज भी दिया, लेकिन उसका इरादा ही कुछ और था। वो मुझे अपने एहसान तले लाकर मेरी बीवी नीलोफर के साथ इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हुई। सर लड़ाई हुई जरूर थी, लेकिन जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया था वो बेबुनियाद और झूठा था, ताकि इसी बहाने कर्ज की रकम लौटाने से बच जाए, और वही हुआ। सर गफूर को भले ही अपनी इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे तो है, इसलिए भूल गया सब कुछ, अपने पैसे भी और दोस्ती भी। मैं कुछ नहीं भूला साहब, 1 साल के अंदर उसका पूरा कर्जा सूद समेत लौटा दिया। फिर भी वो लोगों से कहता फिरता कि मैं उसके सारे पैसे खा गया। कभी सोचा नहीं था कि वो इतना गिरा हुआ निकलेगा। बड़े ऊंचे दर्जे का खेल खेला है सर गफूर ने मेरे साथ। अगर तुमने नीलोफर की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था तो फिर गफूर के पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही क्यों दी? जो तुम बोल रहे हो ना पंकज सूद, तो पहले से पता कर चुके हैं। वो सब झूठ है सर। उन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। एक 60 साल की औरत ने गवाही दी थी, और इतना ही नहीं, झाड़ू से पीट कर बाहर निकाला था उसने। तुम्हें अपने डीएनए सैंपल्स देने होंगे, फिलहाल के लिए जा सकते हो। धन्यवाद सर। एक मिनट, ब्रेसलेट बड़ा अच्छा है आपका, आप ही का है? जी हाँ सर, मेरी है। दिखाओ। मेरे पास भी एक ब्रेसलेट था, खो गया अभी, लेकिन फोटो है मेरे पास, ये देखिए। ऐसा बना पाएंगे मेरे लिए? जी बिल्कुल सर। गुड। आपने पहले भी कभी इस डिजाइन का ब्रेसलेट बनाया क्या? जी नहीं सर, ये डिजाइन मैं पहली बार देख रहा हूं, लेकिन सर आप फोटो सेंड कर दीजिए, मैं बिल्कुल हुबहू बना दूंगा। ठीक है, अभी बाद में बनवाता हूं। अब इस केस का सारा दारोमदार अब तक सामने आए हमारे सारे सस्पेक्ट्स की डीएनए रिपोर्ट्स पर निर्भर कर रहा था, पर जो हम सोच रहे थे परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत घटने वाला था। सर खुशी की बॉडी से मिले डीएनए सैंपल्स किसी भी संदिग्ध के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों का डीएनए ले चुके हैं। कौन है वो जिसने एक 9 साल की बच्ची के साथ? अब हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ये केस डेड एंड पर नजर आ रहा था, कोई भी नया सिरा नहीं दिख रहा था, पर तभी इस केस को एक उम्मीद मिली। सर क्राइम सीन से हमें जितने भी एविडेंस मिले थे उनमें एक प्लास्टिक बॉटल थी। उस बॉटल में उसी एसिड के ट्रेसेस मिले हैं जिससे खुशी को जलाया गया, और उस बॉटल पे फिंगरप्रिंट्स भी हैं। वेरी गुड, इस फिंगरप्रिंट्स को सारे सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट से मैच करो। राइट सर। एसिड बॉटल पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो किसी भी संदिग्ध से मैच नहीं हो रहे। ओमकार, अब तक हमने सारे एक्सटर्नल एंगल्स ही टटोले, हो सकता है मामला अंदरूनी हो। लेकिन सर गफूर के भाई जमील के अलावा तो कोई अंदरूनी मामला अभी तक सामने आया नहीं। जमील बोल रहा था कि फरीन बाहर नहीं, हो सकता है मामला फरीन के बैकग्राउंड से जुड़ा। हमने पता किया फरीन के परिवार के बारे में, वो बिहार की रहने वाली है। उसके माँ बाप सालों पहले गुजर चुके हैं। फरीन से जुड़ा कोई भी ऐसा इंसान अभी तक हमारे सामने नहीं आया सर जिसका गफूर के आने जाना हो। मुझे अभी भी लग रहा है कि मामला अंदरूनी है। शायद कोई गफूर, नीलूफर और फरीन से जुड़ा हुआ इंसान है जो अभी तक हमारी नजर में नहीं आया। परिवार में कुछ गड़बड़ नजर नहीं आया? हाँ, गफूर और नीलोफर का बेटा समीर थोड़ी गलत संगत में, उसके कुछ आवारा दोस्त है जिनके साथ वो मटर बस्ती करता है। नीलोफर और फरीन के बीच घर में, या नीलोफर जहाँ सिलाई का काम करती है वहां से कुछ? ना ही पड़ोसी ने कुछ बोला, ना ही उन लोगों ने जहाँ नीलोफर काम करती है। फिर भी चांस लेते हैं। पूरे परिवार के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स ले लो। जैसा कि खबरी ने बताया था कि समीर के कुछ आवारा दोस्त भी हैं, समीर के साथ उनके भी फिंगरप्रिंट्स लो। तो कैसे देखते हैं निशाने पर बैठता है क्या।
सर समीर भाई है खुशी का, वो अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा। कपूर, हम सिर्फ अपना काम करें और समीर के नहीं बल्कि तुम्हारे और बाकी सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी हम लेंगे, समझे? समीर के दोस्तों में से एक दोस्त के फिंगरप्रिंट्स एसिड की बोतल पर मेरे फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हीरू नाम है इसका, सिर्फ 14 साल का है। ये हीरो भले ही 14 साल का है, माइनर की आड़ में बचना नहीं चाहिए। उठा लो इसे। सवाल इससे होंगे, जवाब भी ये देगा। अगर बीच में कुछ बोले तो सीधा बाहर बैठा दूंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं है। पहला सवाल, एसिड कहां से लेकर आया? एसिड? वही एसिड जो खुशी की बॉडी पर डालकर उसे जलाया गया। एसिड की बोतल पर तेरी उंगलियों के निशान मिले हैं। ये तो बेटा सोचना ही मत कि नाबालिग होने की वजह से तू बच जाएगा। और कौन कौन थे तेरे साथ? सर हमने कुछ नहीं किया, कसम से सर। सर हमने कुछ नहीं किया है सर। सर मेरी बहन थी वो, उसके साथ ऐसे कैसे करूंगा? वैसे केस सोल्व हो चुका है तुम लोगों के एक दोस्त की वजह से। विनायक लेकर आओ। ये भी दोस्त है ना तुम लोगों का? सब बता दिया इसने हमें। देखो तुम्हारे डीएनए सैंपल्स तो हैं ही हमारे पास, जो खुशी की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच होते हैं। तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा डीएनए बोलेगा। सजा तो तुम्हें होगी, हाँ कन्फेशन कर लोगे तो शायद सजा में थोड़ी सी रियायत हो जाए। मर्जी तुम्हारी है, बोलो क्या करना है। तो एसिड उस दिन हीरू लेकर आया अपने घर से। फिर ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों जुल्म करें इन मासूम बच्चों पर? नीलूफर जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तमाशा, जुर्म, मासूम बच्चे। सही कहूं तो इनसे ज्यादा तो मासूम मुझे आप नजर आ रही हैं। कितनी आसानी से आपने अपनी सौतन को घर में स्वीकार कर लिया, उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया। कितना प्यार करती थी ना आप खुशी से। एक बात पूछनी थी नीलूफर जी आपसे, जिस दिन खुशी गायब हुई उस दिन आपने अपनी फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी क्यों ली थी? कहां गई थी आप? ये कॉल रिकॉर्ड्स इन्होंने एक कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया तुम सब लोगों का। उस दिन तुम सब एक ही जगह पर एक साथ थे। कहानी खत्म नीलूफर जी, नाटक का पर्दा गिरने वाला है। बेहतर यही होगा कि जो जो सच है वो स्वीकार कर दो। बोलिए, ऐसी भी क्या दुश्मनी थी उस मासूम बच्ची से जो इतनी बेरहमी से निकाली आपने? खुशी, वो लड़की फूटी आग नहीं भाती थी मुझे। और जब से गफूर ने दूसरी शादी की तो अपने घर में पराई हो गए थे हम लोग। और जब खुशी पैदा हुई तो गफूर का सारा प्यार उस माँ और बेटी तक ही रह गया था। तुम पूरे घर को कितने अच्छे से संभालती हो। मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और जाके लाडली को संभालिए, उठाइए। फरीद, गफूर की दूसरी बीवी, वो तो घर की मालकिन ही बन गई। मैं चाहती थी कि जैसे उसने मेरा घर उजाड़ा है मैं भी उसका घर उजाड़ूं। इसलिए मैंने खुशी को खत्म करने का सोचा, ताकि उसे पता चले कि जब किसी की प्यारी चीज छीन ली जाए तो उसे कैसा लगता है। हम लोग कब से मौके की तलाश में थे और उस दिन मौका मिल गया। थैंक यू अम्मी। ये खुशी निकल गई है, रोहित के घर जा रही है। मैं फौरन छुट्टी लेकर निकली। खुशी मुझे गांव के छोड़ने मिल गई। खुशी, बड़ी अम्मी अभी तो जल्दी आ गई। हाँ,
आज मैं तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज देने आई हूँ। चल लेकिन बड़ी अम्मी, आज तो रोहित का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही थी। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएंगे। मैं तुझे खुद ही रोहित के घर में छोड़ दूंगी। अभी जंगल चलते, वहाँ जाकर मोर देखेंगे। मोर? चलो बड़ी अम्मी, जल्दी चलो जल्दी। फिर समीर वहाँ अपने दोस्तों के साथ आया। बड़ी अम्मी, मोर का है? चुप! खबरदार जो मुझे बड़ी अम्मी कहा तो। जो करना था कर दिया था उन लड़कों ने। अब उस मनहूस को जिंदा रखना खतरे से कहानी नहीं था। 10 साल से जो नफरत भरी थी अंदर, सब निकाल दिया उस पर। नफरत थी तो मुझे मार देती, मेरी खुशी को क्यों मारा? उस खुशी और उसकी माँ के लिए तुमने मेरा और मेरे बेटे की खुशियों का गला घोटा, तो उस खुशी को तो मना ही था ना। तुमने सिर्फ मुझसे मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बेटा समीर भी छीन लिया। और तू इतनी गिर गई कि उससे उसी की बहन का। क्राइम सीन पर जो हमें ब्रेसलेट मिला था वो 28 वर्षीय मुन्ना का था। 19 वर्षीय नौसाद ने खुशी की आंखें कुरेद कर निकाली थी। 14 वर्षीय हीरू ने खुशी की बॉडी पर एसिड डाला और 14 ही वर्षीय खुशी के भाई समीर ने इन सब के साथ मिलकर अपनी बहन का रेप किया था। और इस अमानवीय अपराध को शह दी थी नीलोफर ने, जो खुशी की सौतेली मां थी। भला एक मां का, एक स्त्री का स्तर इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो अपने ही बेटे से एक बच्ची, जो उसके बेटे की सौतेली बहन भी है, उसका रेप करवाए। पर यह सच कल्पना से परे है। यह हकीकत है कि हमारे समाज में आजकल ऐसे अपराध हो रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इंसान का स्तर आजकल कितना नीचे गिरता जा रहा है। ऐसी विकृत सोच को रोकने के लिए एक जिम्मेदार विचार की जरूरत है, और ऐसी विकृत सोच रखने वालों से बचने के लिए क्या किया जाए, इसका हल हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। शायद गफूर इसका हल बहुत पहले ढूंढ सकता था। उसने अपनी पहली पत्नी नीलूफर और उसके बेटे समीर के बर्ताव में कभी ना कोई ऐसी दस्तक जरूर महसूस की होगी, पर वो समझ ही नहीं पाया कि घात लगाने वाले उसके घर में ही मौजूद थे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हाँ विश्वा, मैं 15 मिनट में फ्री हो जाऊंगी, तुम आ जाओ लेने। हाँ ये तो भाई, मैं गार्गी को पार्लर लेने जा रहा हूँ। अरे एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। पर आप इधर वर्धा में? हाँ, वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना, उसके लिए आया था। और बताओ, घर में सब ठीक? अरे वो घर में सब ठीक है। अभी बेटी की शादी की ना, आपको कार्ड भी भेजा था। पर अभी आप तो बड़ा आदमी हो गए, वो अपने गरीब की शादी में काय को आएगा। बाकी भाभी जी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। और आपकी बेटी, वो भी तो शादी के लायक हो गई होगी।
विश्वा बोलो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? कोई भी तो नहीं है, क्या हुआ? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। कहते हैं ना, मौत तो आनी है, लेकिन कब कहाँ कैसे कोई बता नहीं सकता। इंसान को जितना जीना है उतना तो जिएगा ही, फिर सामने कितना बड़ा खतरा क्यों ना आए। लेकिन ये फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को पुलिस नहीं मान सकती। अगर जुर्म हुआ है तो उसकी जांच होगी, और विश्वा के साथ जो हुआ था वो जुर्म की दस्तक थी, कोई फिलॉसफी नहीं, क्राइम था। तुझे मौत ने सामने से दस्तक दी थी, संभल जा, मैं तेरे आसपास हूँ। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग दस्तक के बावजूद भी इस केस में आगे क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। सर उसने सामने से गन पॉइंट की थी सर मुझ पर। वो तो उसकी गन चली नहीं और मैं बच गया, और आंख खोली तो फिर गार्गी सामने थी सर। तुम्हें किसी पे शक? तुम्हें कौन मारना चाहता है? गार्गी के पापा। क्यों मारना चाहते हो तुम? सर वो नहीं चाहते ना कि हमारी शादी हो। सर वो हमारी कास्ट अलग है, वो आज भी ये जात पात में बिलीव करते हैं। मुझसे शादी करवाएंगे तो उनकी बिरादरी में नाक कट जाएगी। साली तेरी औकात है मेरी लड़की से शादी करने की? तूने सोचा भी कैसे? जा कोई अपनी बिरादरी की लड़की देख और उससे शादी कर, चल। सर मैं आपसे इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ और आप दो कौड़ी का आदमी तू मुझे तमीज सिखाएगा? सर उन्होंने उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। और फिर से कभी गार्गी के आजू बाजू में दिखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। और गार्गी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। गार्गी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई, इसलिए सर वो मुझे मारना चाहते हैं। तुम भी वहां थी, तुमने किसी को देखा भागते हुए? नहीं सर, एक्चुअली मैंने किसी को नहीं देखा, बट जब मैं पार्लर से बाहर आई तो देखा विश्वा आंखें बंद करके खड़ा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। किसी ने मुझे बताया कि कोई इसे गोली मारने वाला था। जिसने तुम पे गन तानी थी वो तुमसे कितनी दूरी पे था? 3-4 फीट दूर होगा। मतलब तुमने उसे देखा होगा? मधुकर था? सर मैं बहुत ज्यादा डर गया था तो आंखें बंद थी तो देखा नहीं मैंने। मतलब तुम दोनों में से किसी ने किलर को नहीं देखा? शिरके, पार्लर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और आसपास पूछताछ भी करो, किसी ने कुछ देखा क्या? ठीक है सर। अरे इसमें तो कोई किलर नहीं दिख रहा है। आसपास पूछताछ भी की, वहां भी कोई सस्पिशियस आदमी नहीं दिखा। भाई शपथ सर, एक आदमी आया था, मुझे गोली मारने की कोशिश की सर उसने। मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर आप दूसरे कैमरे में चेक कीजिए ना सर, उसमें जरूर दिखेगा सर। दूसरा कैमरा होगा तो देखेंगे ना सर पार्लर के पास केवल एक ही कैमरा था। अरे तुम तो बोल रहे थे 3 फुट की दूरी पे था किलर, फिर दिखना चाहिए ना इसमें। सर हो सकता है मेरी दूरी का आइडिया थोड़ा गलत हो, 3-4 ना हो, 5-6 हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप बिलीव कीजिए सर। सर ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, इससे पहले भी मुझ पर हमला हो चुका है। बस सर मैंने गार्गी को भी ये नहीं बताया था, मुझे लगा तुम बेकार में घबरा जाओगी। तो इससे पहले क्या हुआ था? सर ये लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त से मिलकर वापस आ रहा था तो देखा कि सर उस दिन तो मुझे खुद डाउट हुआ, मुझे लगा शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारने आ रहा है। लेकिन सर कल के अटैक के बाद मैं श्योर हो गया, गार्गी के पापा ने ही हमला करवाया है ताकि मैं गार्गी से शादी न कर पाऊँ। शादी न कर पाऊँ? मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं सर, लेकिन 5-6 दिन में करने वाले हैं। इनफैक्ट 2 दिन बाद हमारी प्री वेडिंग वीडियो शूट होने वाली है। मतलब गार्गी बिना शादी के तुम्हारे साथ रहती है? सर वो मेरे घर में रहती है, मेरे कमरे में नहीं। वो आई के साथ आई के कमरे में रहती है। सर वो मेरे लिए अपना घर बार छोड़कर आई है। मैं क्या करता सर, होटल में तो नहीं रह सकता ना।
सर, हमने कुछ गलत काम नहीं किया। हाँ सर, मुझे विश्वा पे पूरा भरोसा था, इसलिए बिना सोचे समझे घर छोड़कर आ गई। लेकिन इसने भी कभी मेरा कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग देखते क्या कर सकते हैं। जरा संभल के रहना, आसपास नजर रखना, कुछ खतरा दिखाई दे तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करो। जाओ। शिरके, एक काम करो। चाय बोल दूं? हाँ बोल दो, डबल चक्कर। तो उसके बाद में ये गार्गी के बाप से जरा पूछताछ करो। मैं क्यों हमला करूं? मेरा स्टेटस देख रहे हो तुम? उस 2 कौड़ी के लड़के के ऊपर मैं क्यों हमला करूं? हमने कब कहा कि आपने हमला किया है? हो सकता है किसी के थ्रू करवाया। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मेरी बेटी मर चुकी है, मेरी वो जहां चाहे वहां जाए। ऐसा क्या बोल रहे हैं तुम्हें? गार्गी हमारी इकलौती बेटी है और आप उसके बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं? बराबर बोलिस तो, इकलौती बेटी, वही गलती की हमने, दूसरा बच्चा होने नहीं दिया। सोचा था लड़की है तो क्या हुआ, बेटे जैसा पालेंगे उसे, बड़ी होगी मेरा बिजनेस संभालेगी। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा अपने बारे में। उस नालायक के साथ शादी करने के लिए भाग गई। देखिए, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि कल दोपहर 12। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी पहुंच मालूम नहीं है तुम्हें। अगर एक फोन करो ना तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि कल दोपहर 12 बजे आप कहाँ थे? वर्धा में था मैं। 10 बजे से 11:30 बजे तक मेरा पुराना पड़ोसी अरुण घाड़गी के साथ था। 12 बजे विलास भाव की टपरी पे चाय पीने गया था। जब भी वर्धा जाता हूँ उसके यहाँ चाय पीने जाता हूँ, मैं बहुत पसंद है मुझे। अरे हाँ, उसके साथ सेल्फी भी निकाली है मैंने। ये देखो सर, ये मधुकर के पास तो सबूत के साथ साथ लंबा चौड़ा अली भी है। सर, मुझे नहीं लगता कि हमला उसने करवाया होगा। शिरके, सबूत के साथ मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका भी हो सकता है ना। और मधुकर जानबूझ के ऐसा अलाबाय बना रहा होगा। और विश्वा तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है उसके ऊपर हमला हुआ है और वो मधुकर कर सकता है। गार्गी के पापा ने ही हमला करवाया है। अगर हम सोचे कि विश्वा झूठ बोल रहा है तो ऐसा क्यों करेगा? कहाँ है? क्या अब आई नहीं अभी तक? रुको। आ गई। आप लोग बैठो, मैं अंदर जाता हूँ। आई, मुझे शॉपिंग की लिस्ट ही वो ले ली ना आपने? हे भगवान, गाड़ी साइड में रोक दो। गाड़ी रुको। क्या पता यार, क्या हुआ? मैं अपना पर्स भूल गई, अभी लाती हूँ। तो रुक, मैं लेकर आता हूँ। वापस क्यों? रुक, देख जाके देख। अरे क्या हुआ? आ रहा है वो, आ रहा है। पकड़।
चलो पुलिस स्टेशन चलो जल्दी। क्या हुआ? किडनैप करने की कोशिश की है मुझे। क्या? तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार, चलो ना पुलिस स्टेशन लो। और सर उसके बाद मैं भाग के आके गाड़ी में बैठ गया और फिर हम सीधा यहाँ पर आ गए सर। आप लोगों ने भी देखा? नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठी थी और सामने देख रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विश्वा आराम से चलकर आ रहा था। मैंने आई को बताया कि वो पर्स लेकर आ रहा है, पर कुछ सेकंड बाद वो भाग कर आया और बोला कि किसी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर आप इसकी बात मत सुनिए, मुझे पता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तुम अपने पापा से मिली हुई ना? पापा से मिली होती तो तुम्हारे साथ नहीं रह रही होती और ना ही तुमसे शादी करी होती। मैंने तुम्हारे सब कुछ छोड़ दिया तो वो हाँ, तो मुझे झूठा साबित करने के लिए सब कुछ छोड़ा है क्या? अरे बाबा नो शांति। अच्छा विश्वा, तुम फिर से पर्स लेने घर की तरफ गए थे, तो उस वक्त तो दोनों वहां थे? सर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो दो लोगों ने गोली डालकर मुझे गाड़ी में ढकेलने की कोशिश की। तो इस वक्त भी तुम्हारी आंखें बंद थी? नहीं सर, मैंने देखा उनको। स्केच बनवा सकते हो? हाँ। पवार मैं स्केच आर्टिस्ट कर दूंगा, जाए इनके साथ। सर ठीक है, चल गाड़ी के साथ जो स्पॉट पे देखो कुछ मिलता है। सर हाँ, यहीं पे हमारी गाड़ी आके रुकी थी और वो वहां से पर्स लेकर आए थे। साहब तुम कितने बजे आए ड्यूटी पे? सुबह 9 बजे आया साहब। अच्छा 12 बजे के आसपास इस एरिया में दो लड़कों ने एक लड़के को किडनैप करने की कोशिश की, तुमने देखा उन्हें? जी नहीं साहब, मैं तो सुबह 9 बजे से यहाँ पे हूँ, लेकिन मैंने तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा इस एरिया में इस कैमरे के अलावा और भी कोई सीसीटीवी कैमरा है? जी नहीं सर, यही एक कैमरा है। चल नंतर कर तो फोन सर ये रहा स्केच। सर यही दोनों लोग थे। सर जहाँ विश्वा को किडनैप करने की कोशिश की गई थी ये वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है, पर सर प्रॉब्लम यह है कि इस फुटेज में ना तो कोई किडनैपर दिख रहा है और ना ही कोई वैन। हाँ सर ये तो हमारी कैब है सर। उन लोगों की गाड़ी काफी पीछे थी, शायद इसलिए नहीं दिख रही है। ठीक है, वो लेन में दूसरा सीसीटीवी नहीं था? नहीं सर, उस लेन में केवल ये एक ही कैमरा है। ठीक है, आप जाइए घर पे, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कार किसकी थी और एक किडनैपर कौन है। जाइए। सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मुझ पे 3 बार हमला हो चुका है, 2 बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ। नहीं, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है आपके ऊपर हमला हो रहा है। हमें देखने दो, सोचते हम। आप घर जाइए और जरा ध्यान से रहिए, जाइए। शिल्की सब ये बाकी पुलिस स्टेशन में भेज दो और देखो कौन है दोनों, और वो कार का भी पता लगाने की कोशिश करो। ठीक है सर। विश्वा, हाँ बेटा तेरे से कुछ बात करनी थी। अभी नहीं माँ, अभी मैं बिजी हूँ। देख रही हो ना सीसीटीवी कैमरा लगवा रहा हूँ। एक तो वो पुलिस सेफ्टी के लिए गन नहीं दे रही है, ये सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा थोड़ी सेफ्टी तो हो ही जाएगी। विश्वा वो बाहर खड़ा है, एक बार तो उससे मिल ले। अपनों से दुश्मनी क्यों ले रहा है तू? एक मिनट, तुझे कैसे मालूम वो बाहर खड़ा है? उसने फोन करके बताया मेरे को। मतलब तू अभी भी उससे बात करती है? तो क्या करूं? तेरे जैसे बन जाऊं जिसे खुद के और खुद के शादी के अलावा और कुछ दिखता नहीं? देख विश्वा, इसे वापस ले ले वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ विश्वा, कुछ टेंशन है क्या? नहीं कुछ नहीं। पर अभी जब मैं आई तो तुम लोग कुछ बात कर रहे थे ना, क्या हुआ? हर बात जाननी जरूरी है क्या? जाओ ना अपना काम करो। नहीं पीनी चाय, जाओ ले जाओ। और आई उससे कह देना मेरे सामने ना आए।
ये विश्वा का केस मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। और ये मधुकर में बहुत आकड़ है पैसों की, इतना मोटिव काफी है मारने के लिए। हाँ सर, वैसे भी मधुकर हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। एक काम करो, सीडीआर निकालो उसका, देखो कुछ क्लू मिलता है क्या। सर मुझे नहीं लगता उसके सीडीआर में कुछ मिलेगा, और खुद से तो वो बोलने से रहा। उसका मोटिव ढूंढने के लिए हमें दूसरा रूट पकड़ना होगा, लेकिन क्या हो सकता है वो? एक मिनट सर, उस दिन जब मैं मधुकर के घर गया था तो उसकी बीवी मेघा वो बच्ची को लेकर काफी रो रही थी, और मधुकर उसे डांट भी रहा था, लेकिन वो चुपचाप कोने में खड़ी थी। मुझे लगता है कि ये मेघा दूसरा रास्ता हो सकती है। नमस्ते, बात करनी है आपसे। कौन है आप? और मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर, इन्हें तो जानती हैं आप। विश्वा के बारे में बात करनी थी। देखिए, पिछले महीने में 3 बार उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उसके ऊपर हमला मतलब आपके बेटी को भी तकलीफ है ना? किसी के लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए कुछ बताएंगे आप? आपको पता है विश्वा और गार्गी शादी कर रहे हैं? गार्गी घर पे आई थी अपनी शादी का कार्ड लेकर, मुझे और अपने बाबा को शादी में आने के लिए बोलने आई थी। चाहा आई, ये मेरी शादी का कार्ड है, सुंदर है ना? हाँ खवाई, खूब छान। क्या किया आपने? ये मेरी शादी का कार्ड था जिसे आपने। शादी? अब तू मरेगी भी तो कोई नहीं आएगा इस घर से, क्योंकि तेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तू शादी कर उस कमीने के साथ, देख क्या करूंगा मैं। जो इज्जत गई ना उसकी वजह से मेरी, छोड़ूंगा नहीं उसे, बदला लूंगा उसका। मधुकर ने बोला वो उसका बदला लेगा। बहुत गुस्सा है वो विश्वा से। मैंने उनको सच में समझाने की बहुत कोशिश की। एक ही बेटी है हमारी, हमारे बाद सब कुछ उन्हीं का तो है। वो और दामाद मिलके पूरा बिजनेस संभाल लेंगे, मगर वो सुनते ही नहीं है। मुझे कहा सब कुछ दान कर दूंगा। ये केस बड़ा अजीब था, सबूतों की कमी और लोगों के बयान ने हमें कंफ्यूज कर दिया था। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। विश्वा का कहना था कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन वो सच बोल रहा है इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं था। यहाँ तक कि उसकी होने वाली बीवी गार्गी हर हमले के वक्त उसके साथ थी, लेकिन वो भी इस हमले की बात को इनकार कर रही थी। हमारी मेधा से जब बात हुई तो एक दूसरा एंगल सामने आया। कहीं विश्वा खुद का बदला लेने के लिए जानबूझकर मधुकर पाटिल को फंसा तो नहीं रहा? इस लव स्टोरी में लव से ज्यादा बदला, लालच और गुस्सा दिखाई दे रहा था, और यही होने वाले जुर्म की दस्तक थी जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। विश्वा बेटा आंखें खोल, मैं हूँ तेरी आई, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। विश्वा आंखें खोल, विश्वा। मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला था, हमारे घर में खुशी होने वाली थी, लेकिन देखो क्या हो गया। गार्गी, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अगर हमें कातिल तक पहुंचना है तो कुछ सवाल मुझे तुमसे पूछने होंगे। गोली चलाने वाले को देखा आपने? उसने हेलमेट पहना हुआ था। तुम दोनों हॉस्पिटल जाने वाले थे, किस किस को पता था? विश्वा और उसकी आई को। इसके अलावा किसी को पता नहीं था? मेरी आई को। इनफैक्ट
वो आने भी वाली थी, पापा ने उन्हें आने नहीं दिया। मतलब तुम्हारे पापा को पता था? सर, ये रहा विश्वा का मोबाइल। यहाँ पे उस पर 3 गोली फायर हुई थी। शिरके सर, ये सीसीटीवी फुटेज निकाला और ये मधुकर सावंत का मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन चेक करो। देखो उसने किसी हिस्ट्री शीटर या सुपारी लेने वाले को कांटेक्ट किया था क्या? सच और झूठ का पता ऐसा लगा कि विश्वा की जान चली गई और ये साफ हो गया कि विश्वा झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे पूरे करियर में इतना अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ था। मेरी पूरी थ्योरी गलत साबित हो गई क्योंकि शादी के 1 दिन पहले विश्वा का मर्डर हो गया। सिर्फ एक आदमी ये शादी किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था और वो था गार्गी का बाप मधुकर पाटिल। मैं तो कल नासिक में था। कितने बजे गए थे? 10 बजे। बिल्डर्स बॉडी की मीटिंग थी तो जल्दी निकल पड़ा। बाद में 2 बजे कुलकर्णी के होटल में पाव भाजी खा ली। उसके बाद मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया। आप लोग मिल नहीं गए क्या? पुरानी बातें, पुरानी यादें, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। उसके साथ मैंने सेल्फी भी निकाली है। ये देखो। फिर क्या उसने फोर्स किया मुझे रुकने के लिए। 2 ड्रिंक लिया हमने और वैसे भी रात को ट्रैवल करना अवॉइड करता हूं तो रुक गया। और बस अभी पहुंच रहा हूं। चाहे तो आप मेघा से पूछ लो। बस आ ना। आपको सेल्फी निकालने का बहुत शौक है। और कमाल है, तुम्हें प्रत्येक गोष्ट किती डिटेलमध्ये लक्षात ठेवता। नहीं, ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं होती। मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, सब याद रहता है मुझे। नहीं, आपकी मेमोरी नेचुरल है या बनाई गई है ये तो सब पता करेंगे हम। अरे खा लूंगा बाबा खाना, इंपॉर्टेंट केस है। एक लड़के की जान गई और तुम्हें मेरे खाने की पड़ी है। तुम फोन रखो, फोन ठेव, नंतर फोन कर दो। चल सर, ये हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लो। ये देखिए सर, किलर ने हेलमेट पहना हुआ है और ये इसकी बाइक, इस पे नंबर प्लेट ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मारा है ना, ये कंफर्म सुपर किलर है। सर, विश्वा की बीएम रिपोर्ट। विश्वा को मारने के लिए पिस्टल का यूज किया गया है। पूरा 3 राउंड फायर हुआ है। सर, जिस तरह से विश्वा को गोलियां मारी गई थी, मतलब सर ये बात कंफर्म है कि किलर विश्वा को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक काम करो, अपनी खबरों को काम पे लगा और देखो यहाँ पे कितने लीगल और इलीगल गन सप्लायर है। गन कब बेचा था? 10 दिन पहले। इन दोनों को देख, इनमें से किसी को बेची थी? नहीं साहब, इन दोनों में से कोई भी नहीं साहब। वो बड़ा अजब सा आदमी था साहब, इसीलिए ना मेरे को याद है। 2 दिन बाद आया गन लेकर, बोला ना गन जाम हो गई, मेरे को मेरा पैसा वापस दो। और साहब उसने जबरदस्ती पैसा भी ले लिया था। तेरे गन की गोली यूज हुई थी? नहीं साहब। मतलब उसने तुम्हारी गन यूज नहीं की? क्या मालूम साहब, वैसे वो अपनी ही गोली डालने वाला था, यूज करके मेरे को वापस दे दिया होगा। आजकल ना साहब पैसा बहुत चल रहा है, धंधे में ना ईमानदारी रही नहीं साहब। पहले जैसा ना साहब इस धंधे में मजा ही नहीं है। तू क्या समाज सेवा करता है क्या? कमाल है। देखा शिरके, ये गन सप्लायर है लेकिन बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी पर हो रहा है। सर, हो सकता है कि सच बोल रहा हूं, मतलब गन वाकई जाम हो गई हो और मर्डर करने वाले ने किसी और से गन खरीदी हो। साला, हम कुछ नहीं सुनना चाहते और यहाँ वहां का बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। तुमने जो कट्टा दिया था ना, फंस गया था बीच में। बिहार जाके दूसरा पिस्तौल लाए तब जाके काम पूरा हुआ तुम्हारा। और एक बात बताएं, भीख नहीं मांग रहे तुमसे, मेहनत का पैसा मांग रहे हैं हम। गांव से फोन आ रहा है बार बार पैसा के लिए।
कुछ करिए जल्दी। हेलो, हाँ सर, आपका काम हो गया है, अभी जल्दी से पैसा भिजवा दीजिए। अरे इधर ये लोग मेरी जान खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सुन, अभी तुम फटाफट बिहार निकल, 2 या 3 मिनट के अंदर पैसा तेरे पास पहुंच जाएगा। क्या? अच्छा ठीक है, ओके। सर, मधुकर के फोन रिकॉर्ड में ना तो किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है और ना ही किसी सुपारी किलर का। और सर उसके फोन लोकेशन के हिसाब से जिस दिन विश्वा का मर्डर हुआ, मधुकर की लोकेशन नासिक की है। चिरके, ये मधुकर बहुत शाना है, पहले से सब तैयारी करके रखता है, देखते कब तक बचता है। शादी के एक दिन पहले अब मैटरनिटी हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? चेकअप के लिए। कैसा? मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक मिनट। ये मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस की रसीद है जो हमने उस दिन अप्लाई किया था। आपके प्रेगनेंसी के बारे में किस किस को पता है? मेरे और विश्वा, हम दोनों की आई को। मतलब ये बात तुम्हारे पिताजी को भी पता थी और शायद इस चीज का बदला लेने के लिए उन्होंने विश्वा को खत्म किया। हाँ साहब, एक आदमी हमारे घर पे नजर रख रहा था, मैंने देखा था। कौन है तू? हाँ? क्या चाहिए? मैंने इस बारे में विश्वा को नहीं बताया, सोचा 2 दिन बाद उसकी शादी है, खुशी का दिन है, ये सब उसे बताऊंगी तो हम कब परेशान हो जाएगा। उसको ढूंढ करो। कौन ये आदमी छिड़के? क्या इसी ने विश्वा पर पार्लर के बाहर हमला किया था? लेकिन सिर्फ किडनैपिंग में तो 2 लोग इन्वॉल्व थे। ये यहाँ फुटेज में केवल एक ही आदमी दिख रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विश्वा हमसे झूठ बोल रहा था? क्योंकि इसके पहले वाली फुटेज में हमें कोई आदमी नहीं दिखा। नहीं, अगर विश्वा हमसे सच बोल रहा था तो चाकू वाले हमले में 2 आदमी थे, पार्लर वाले में 1, किडनैपिंग में फिर से 2, और जब मर्डर हुआ तो 1, वो भी बाइक पे। सच क्या है समझ में नहीं आ रहा है, 1 आदमी था या 2? विश्वा की मां के बयान के बाद हमने हर दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो हमें एक सस्पिशियस आदमी नजर आया। उसके बारे में हमने जब पूछताछ की तो पता चला कि विश्वा का छोटा भाई विजय है, जो ड्रग पेडलिंग केस में जेल काट रहा है। और जिस वक्त विश्वा का मर्डर हुआ उस वक्त उसका पैरोल खत्म होने के बावजूद भी ये बाहर है और अपने फैमिली से मिलने भी नहीं गया। ये बात हमें खटक रही थी और इसलिए हमने उसे ढूंढने का और उसकी मां के साथ बात करने का डिसीजन लिया। नहीं साहब, विजय यहाँ कभी नहीं आया, मैंने तो उसे कब से नहीं देखा। ये 15 दिनों में उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। ये आपका फोन रिकॉर्ड है, वो कुछ और ही बता रहा है। गार्गी और विश्वा के अलावा और एक नंबर के साथ आप बहुत टाइम बात करती थी। अब ये कौन है, आप बताएंगी या हम बताएं? हाँ साहब, ये विजय का ही नंबर है। वो कभी कभी फोन करता था, मैं बात करती थी उससे, बेटा है मेरा। मतलब विश्वा उस दिन जब कैमरा लगवा रहा था तो आप तो इसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, विश्वा विजय से मिलना तो क्या, उसे देखना भी नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि विजय ड्रग्स का धंधा करता था, इसी वजह से उसे जेल भी हुई थी।
मैंने कितने हाथ पैर जोड़े विश्वा के, अपने छोटे भाई को छुड़ा ले, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि ड्रग्स का धंधा करने वाले से उसे कोई रिश्ता नहीं रखना। साहब, मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती, इसलिए जब भी वो फोन करता है मैं उससे बात करती हूँ। विजय अभी कहाँ है? अंतिम संस्कार के दिन मैं वही खड़ा था, दूर से ही खड़े होकर देख रहा था साहब। बड़े भाई को कंधा तक नहीं दे पाया। दुखी था या खुश था? जिसने तेरी मदद नहीं की उसको मार डाला, और इसलिए पैरोल खत्म होने के बाद भी तो अंदर नहीं गया। अब भाई था वो मेरा, मैं क्यों मारूं उसे? मुझे नहीं पता साहब उसे किसने मारा। वो तो पता कर लेंगे हम। इसी को गन बेची थी ना तूने? नहीं साहब, ये वो नहीं है। साहब, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना, मैंने नहीं मारा दादा को। तेरे को बहुत जल्दी है बेगुनाह साबित होने की। हाँ, इससे नहीं दूसरे से ली होगी गन तूने। इसको भी अंदर डालो। चल। 2 नंबर में से पहला नंबर नासिक में एक्टिव हुआ और उसके बाद दूसरा नंबर नागपुर में एक्टिव हुआ, लेकिन जैसे सर विश्वा ने जिन दोनों का स्केच बनवाया था उनकी पहचान हो गई है। बीको और मन्या नाम है इनका, 1 नंबर के अट्टल बेवड़े है सर। मतलब विश्वास सच बोल रहा था। पता करो दोनों कहाँ है। सर हमारी कोशिश तो जारी है, लेकिन ये दोनों रडार से बाहर है सर। तो रडार में लेके आओ, समझे सर? एक काम करो, अपने खबरियों की तरफ से मार्केट में एक अफवाह फैला दो 25 लाख की सुपारी की। सर जैसे चाय की गिलास की तरफ मक्खी अपने आप आ जाती है ना, वैसे दोनों अपने आप आ जाएंगे रडार में, समझे? जा सर। उकाला पिया करो, दिमाग की बत्ती चलेगी। मुजरिम को पकड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हमने भी पुलिस होकर भी सुपारी की झूठी खबर मार्केट में फैला दी, और ये ट्रिक काम कर गई। अगले 2 दिनों में बीकू और मन्या ने हमारा खबरी राशिद को कांटेक्ट किया सुपारी लेने के लिए। हमने भी राशिद के थ्रू एडवांस लेने के लिए उन्हें सुनसान जगह पे बुलाया। अरे राशिद भाई नहीं आया अभी तक? ये राशिद भाई मेरे को फोन करता हूँ। हाँ राशिद, अपन लोग पहुंच गए इधर, तू किधर है? ये भिक्कू, पुलिस भाग! तेरी के तो विश्व क्यों मारा? किसने सुपारी दी थी? साहब हमने खाली उसका किडनैपिंग का सुपारी लिया था, 50,000 एडवांस दिया था। साहब दारू जरा ज्यादा हो गया, इसके लिए गड़बड़ हो गया। अरे राम कहानी बस हो गई। सुपारी किसने दी थी? साहब फरहान ने दिया था सुपारी। साहब 1 करोड़ का सुपारी दिया था विश्वा को टपकाने के लिए। बिहार का एक शूटर है बंटी यादव, उसी ने टपकाया। ये बंटी यादव? हाँ। मेरे पास शूटर था तो फिर किडनैप क्यों करवा रहा था? साहब बंटी ने कोशिश किया था एक बार ब्यूटी पार्लर के बाहर उसको टपकाने का, पर टाइम पे गन जाम हो गया। फिर बंटी अपने गांव चला गया और पार्टी को उसको टपकाने का जल्दी था। इसके वास्ते फिर मैं बीको और मनिया को भेजा उसको उठाने के लिए। नहीं, मरवाने की जल्दी थी तो फिर उठाने क्यों भेजा था? सब पार्टी ने ऐसा बोला था, पर वो बेवड़े लोग से काम हुआ नहीं। फिर तब तक बंटी गांव से वापस आ गया था 6 राउंड पिस्टल लेकर। फिर अपन बंटी को विश्वा के घर भेजा उसको टपकाने के लिए, तो वहाँ बंटी का लोचा हो गया विश्वा की माँ के साथ। अभी पार्टी का प्रेशर था और मार्केट में अपन की भी बदनामी हो रही थी। फिर इसके वास्ते अगले ही दिन अपन हॉस्पिटल के बाहर उसको ठुकवा दिया। अब चलिए बता कि जो 2 लोग विश्वा पर चाकू से हमला करने वाले थे वो दोनों कौन थे? सब आपको तो मालूम है, उनके धंधे में चाकू छुरी का खेल तो है ही नहीं, सुमड़ी में काम करने का। अभी कौन चाकू मारा, कौन आया, कब आया, किधर से आया, सब कसम से अपन को कुछ नहीं मालूम।
एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ। क्या क्या सुपारी किसने दी तेरे को? साहब ये तो मालूम नहीं मेरे को, क्योंकि हम लोग का जितना भी टाइम बात हुआ सिर्फ फोन पे हुआ, और वो फोन भी पार्टी ने दिया था। काम खत्म हुआ, पैसा आया, उसके बाद उसने अपना भी मोबाइल तोड़ दिया और मेरा भी। तू विट्ठल सावंत के लिए काम करता है ना? कहीं उसने तो नहीं दी है सुपारी? साहब अपन को जो कुछ भी पता था सब बता दिया साहब। सब पार्टी को कुछ देखा ही नहीं साहब। कर दे, ये ला दिया सेवा करायची, जोपर्यंत नाव घेत नाही तोपर्यंत। चलो उठ साहब, फट सब कुछ बताया साहब, कुछ नहीं छुपाया साहब। चल साहब अपन को जो भी शिरके, ये तो पता चला कि ये विट्ठल सावंत के लिए छोटा मोटा काम करता था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है विट्ठल सावंत विश्वा को क्यों मरवाना चाहता था। जरा पता करो। ठीक है सर। हाँ हो, चल कर, तो नंतर फोन करतो, चला प्रत्येक गोष्ट। सर खबरों से पता चला है कि गार्गी के पहले विश्वा का अफेयर किसी निकिता नाम की लड़की से था, और सर उस दौरान ये निकिता प्रेग्नेंट भी हो गई थी। सर ये निकिता विट्ठल सावंत की बेटी है। ये दोनों एक साथ कॉलेज में ही पढ़ते थे, और जब ये बात विट्ठल सावंत को पता चली तो उसने जबरदस्ती निकिता का अबॉर्शन करवा दिया और मुंबई में किसी लड़के से उसकी शादी करा दी। 1 महीने बाद उसका डिवोर्स हो गया और वापस घर आ गई। अच्छा, शिरके वैसे भी जबरदस्ती की शादी ज्यादा दिन नहीं चलती, और यहां तो निकिता का अफेयर और बच्चा ऐसे दोनों सदमे थे। उसे एक ना एक दिन घर आना ही था, और इसी बात का विट्ठल को गुस्सा आया होगा, और उसने सोचा होगा कि यह सब कुछ विश्वा की वजह से हो रहा है, और इसीलिए उसने फरहान को विश्वा की सुपारी दी। इसे जानती हैं? देखा है? नहीं सर। और विट्ठल सावंत को जानती? लीडर विट्ठल सावंत? उसके बारे में बस इतना ही पता है कि वो कोई लीडर है। सरिता जी, शायद आप कुछ जानती हैं। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उस विट्ठल सावंत को, 1 नंबर का कमीना। आप कैसे जानती हैं उसे? तेरे से पहले विश्वा उसकी बेटी निकिता से प्यार करता था। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे दोनों। फिर अलग क्यों हुए? मालूम नहीं, विश्वा ने कभी बताया नहीं, पर अलग होने के बाद भी बहुत दिनों तक इस सावंत ने हम लोगों को बहुत परेशान किया। शिवके, सर ये विट्ठल सावंत और उसकी बेटी के बारे में पता करो। ठीक है सर। ये थोड़ा चटक कलर दिखाइए ना, थोड़ा तड़कता भड़कता। जो रंग तुझे चाहिए वो ये नहीं दिखा सकते, चल हम दिखाते हैं। अरे नागपुर के विश्वजीत भालेराव मर्डर केस में हम तुझे अरेस्ट करते हैं। चल रही लो, खड़ा खड़ा हो। तेरे एक अच्छी खबर, बंटी अरेस्ट हो गया। अभी हमें पहुंचना है, सुपारी देने वाले थे। मुझे मालूम है तेरे को उसका नाम पता है, लेकिन तू बोलेगा नहीं क्योंकि उसका नमक खाया है तूने। अच्छी बात है, लेकिन हाँ मैं मुंडी तो हिला सकता है। देख क्या होगा, तू और बंटी सड़ोगे मर्डर के केस में जेल में, और जिसने सुपारी दी वो बचेगा। तेरे को सुपारी विट्ठल सावंत ने दी थी ना? अच्छा बच्चा, चलो जनता के सेवक को मिल के आते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे ऐसे गंदे इल्जाम लगाने की? पता भी है किससे बात कर रहे हो तुम? ये जो इतने साल ड्यूटी करके जो सितारे कमाए ना इधर वर्दी पे, 1 मिनट में उतरवा दूंगा। एक आवाज पर हजारों सपोर्टर्स यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, समझे? सर ये जो सितारे मिले ना, ये मुझे मेहनत और ईमानदारी से मिले हैं, किसी की चापलूसी करके नहीं। और रही बात तुम्हारे सपोर्टर्स की, तो उसमें से एक हमारा मेहमान है फरहान। आपके सारे कारनामे को कच्चे चिट्टे पड़े उसने। बकवास कर रहा है वो। वही सुपारी व्यापारी नहीं दी मैंने उसको, छोटे मोटे काम करवाता हूँ उससे, बस इतना ही। हाँ, विश्वा का मर्डर भी आपके लिए काम बड़ा काम था, छोटा ही तो काम था। आपकी बेटी निकिता की भलाई के लिए तो किया आपने उसका मर्डर।
अच्छा, ये खुशखबरी आपने अपने बेटे को बताई ही नहीं? क्या बात कर रहे हो सर? चलो हम बता देते हैं। चलिए चल। रुकिए, वो पहले से दुखी हो, उसे परेशान मत कीजिए अभी। तो आप मानते हैं आपने विश्वा का मर्डर किया? हाँ, दी मैंने उसकी सुपारी, लेकिन मेरे खुद के लिए नहीं, मधुकर पाटिल के लिए। उसे पता चल गया था निकिता और विश्वा के बारे में। वो नहीं चाहता था उसकी बेटी की शादी हो विश्वा से हो। उसके सुपारी के लिए मुझे कांटेक्ट कर रहा था। मुझे भी उससे बदला लेना था। मैंने सोचा चलो उसके पैसे से अपना काम हो रहा है तो क्या हर्ज है। दे दी मैंने सुपारी फरहान को। आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपको पहले से पता है कि गलत कौन है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे? इस केस में हमारे साथ यही हो रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, कातिल कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, वो परफेक्ट क्राइम कभी नहीं कर सकता। सर, मधुकर पाटिल के बैंक स्टेटमेंट है। सर, अगर इसे ध्यान से देखें तो जिस दिन पार्लर के बाहर विश्वा पर हमला हुआ, उस दिन से 50 दिन पहले तक लगभग रोज उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए कैश निकाला गया। ये देखिए सर। और सर, अगर सैटरडे संडे को हटा दें तो इन 50 दिनों में 40 लाख रुपए निकाले गए। और सुपारी का एडवांस भी 40 लाख था। हाँ, दी थी मैंने सुपारी। उस साले ने गार्गी का दिमाग खराब कर दिया था। मैंने ही 2 गुंडे भेजे थे उसे मारने के लिए, लेकिन वो साले पुलिस को देखकर वापस आ गए। तभी मैं समझा कि इसे मारने के लिए मुझे प्रोफेशनल किलर की जरूरत पड़ेगी, और मैंने विट्ठल से मदद मांगी। वो बोला काम तो हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपया लगेगा। मैंने डन कर दिया, क्योंकि उस कमीने को मारने के लिए तो मेरी पूरी दौलत लुटा देता। सिर्फ एक शर्त थी, उसे मारने का वीडियो रिकॉर्ड हो, क्योंकि जिस तरह उसने अपना प्री वेडिंग वीडियो ऑनलाइन डाला था, मैं भी वो वीडियो डालूं, ताकि लोगों को पता चले कि उस कमीने का क्या हाल हुआ है। क्या फायदा हुआ? हाल तो आपके भी अच्छे नहीं होने वाले। सड़ोगे जिंदगी भर जेल में। अरे साहब, उसका तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि गार्गी तो फ्री हो गई। आज नहीं तो कल मेरा बिजनेस संभालेगी। उस कमीने के मरने के बाद तो उसके घर में नहीं पड़ी रहेगी ना। मधुकर, विट्ठल, फरहान और बंटी, इनको उम्र कैद की सजा हुई। सच देखा जाए तो विश्वा की जान बेमतलब की नफरत और गुस्से की वजह से गई थी। और बहुत बुरा लगता है कि आज की सदी में भी जात पात, अमीरी गरीबी का घमंड लेकर हॉनर किलिंग के नाम पे बच्चों की जान ली जा रही है। मधुकर और विट्ठल जैसे जो आज इंसान अपने समाज में है, उन्हें समझने की जरूरत है कि उन्हें बदलना होगा, क्योंकि आज की जनरेशन उनकी पुरानी विचारधारा को मानने वाली नहीं। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए केस में। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।